हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है सबके? सब बढ़िया। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स लास्ट वीडियो लेके आए हैं जिसमें आप लोगों को क्या कराएंगे, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सॉल्व करा रहे हैं। सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 से, क्योंकि ऊपर के क्वेश्चंस हम कवर अप कर चुके हैं। नॉमेनक्लेचर में मैंने आपको करा दिए थे क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 5 है। सबसे पहले इसमें जो हमें सेंट्रल एटम है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। आसान सा क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं बुक में से और अटैम्प्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। वाटर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, साइनाइड का -1 होता है, और इथेन 1,2 डायमाइन भी क्या है, एक न्यूट्रल लीगेंड है, तो इसका भी 0 है। टोटल किसके बराबर कर देंगे, हमें से 2 के बराबर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे +2 चार्ज लगा हुआ है। तो यहाँ से आपके पास में जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो निकल के कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसी तरीके से आप यहाँ पे भी निकाल सकते हो। ब्रोमीन का 1 होता है, माइनस का 2 है तो -2 हो जाएगा। इथेन 1,2 डायमाइन न्यूट्रल लीगेंड है, 0 हो जाएगा। और यहाँ से निकालोगे तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। आगे के पार्ट भी दिखाते हैं अभी। तीसरा पार्ट है PtCl4 2 नेगेटिव। Cl पे कितना होता है चार्ज, -1 का। टोटल चार्ज कितना लगा, -2, इक्वेट कर देंगे -2 के बराबर लगा के, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो। और बाकी 2 पार्ट भी मैंने यहाँ पे सॉल्व करा रखे हैं, तो आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी निकालने में और आसानी से सब निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने 5th क्वेश्चन के बाद करा है वो क्वेश्चन नंबर 13। क्योंकि आगे के जो हैं वो या तो IUPAC नेमिंग वाले क्वेश्चंस थे या फिर वो आइसोमर्स पे बेस्ड क्वेश्चंस थे, जो कि हमारे सिलेबस से कट चुका है, तो इसीलिए मैंने वो कवर अप नहीं कराए हैं। तो हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं अब वो क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है, एक्वस कॉपर सल्फेट जो होता है सॉल्यूशन उसका वो ब्लू कलर का होता है, लेकिन वो ग्रीन प्रेसिपिटेट देता है जब हम उसे पोटेशियम फ्लोराइड में डालते हैं, एक्वस पोटेशियम फ्लोराइड में। और ब्राइट ग्रीन कलर का सॉल्यूशन देता है जब हम उसे किस में डालते हैं, एक्वस पोटेशियम क्लोराइड में डालते हैं। तो इनको एक्सप्लेन करना है आपको विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। तो हम बताएंगे यहाँ पे कि एक्वस कॉपर सल्फेट जो है वो कैसे एग्जिस्ट करता है, CuSO4 और H2O4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये एक स्टेबल लेवाइल कॉम्प्लेक्स है। जब ये सल्फेट यहाँ से चला जाता है तो ये कुछ इस तरीके का कंपाउंड बना लेता है। 2 पॉजिटिव से चार्ज देके चला जाता है, CuH2 था, ठीक। सल्फेट हटेगा, 2 नेगेटिव चार्ज उस पर है तो इसे 2 पॉजिटिव चार्ज देके जाएगा। अब जब इस आयन में हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं, KF ऐड कर रहे हैं, तो H2O कैसा लीगेंड है, एक वीक फील्ड लीगेंड है। तो वीक फील्ड लीगेंड होने की वजह से जो फ्लोरीन के लीगेंड्स होते हैं वो क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, वाटर को वहाँ से हटा देते हैं और उसकी जगह खुद जाके लग जाते हैं। और ये क्या बना देते हैं, CuF4 2 नेगेटिव बना देते हैं, जो कि एक ग्रीन कलर का प्रेसिपिटेट है। रिएक्शन की हेल्प से समझिए, देखिए CuH2 4SO4 4 F नेगेटिव आए, उन्होंने हटा दिया, इसे टेट्राफ्लोरोक्यूपरेट बना दिया, जो कि ग्रीन कलर का PPT होता है। 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स बाहर अलग निकाल दिए। तो इस तरीके से क्या बन गया, एक प्रेसिपिटेट अलग बन गया ग्रीन कलर का। और हम बोल सकते हैं कि ब्लू कलर का सॉल्यूशन एक ग्रीन कलर के प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो गया। when KCl is added, Cl नेगेटिव लिगेंड्स रिप्लेस द H2O लिगेंड्स। जब KCl डालोगे तो Cl नेगेटिव हटा देंगे और CuCl4 2 नेगेटिव आयन बना देंगे। ये किस तरीके का होता है, ये एक ग्रीन कलर का सॉल्यूशन होता है, प्रेसिपिटेट नहीं होता है, ये ग्रीन कलर का सॉल्यूशन होता है, टेट्राक्लोरोक्यूपरेट। तो इसीलिए वो उसमें ब्लू कलर से ग्रीन प्रेसिपिटेट बनता है और इसमें ब्लू कलर से ग्रीन सॉल्यूशन बनता है। ये रीज़न था छोटा सा। बड़े आसान आसान से क्वेश्चन हैं इसके, उनको और ज़्यादा आसान लगेंगे जिन्होंने सारी वीडियोस पीछे की देखी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन एंटिटी फॉर्म्ड व्हेन एक्सेस ऑफ एक्वस KCN इज एडेड टू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। मतलब बहुत ज़्यादा KCN हमने किस में डाल दिया, कॉपर सल्फेट के अंदर डाल दिया। तो वाई इज़ दैट नो प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर सल्फेट इज ऑब्टेन्ड व्हेन H2S इज ऑब्टेन्ड पास थ्रू दिस सॉल्यूशन। जो कोऑर्डिनेशन बोल रहा है कि जब KCN को हम लोग क्या करते हैं, कुछ कॉपर सल्फेट में डालते हैं तो बहुत सारा प्रेसिपिटेट बनता है, लेकिन अगर H2S गैस उस पर पास करा दें तो प्रेसिपिटेट जो बन रहा था वो बिल्कुल भी नहीं बनता। ऐसा क्यों होता है, इसे एक्सप्लेन करिए। तो हमने बोला K2CuCN4 इज फाउंड व्हेन एक्सेस ऑफ एक्वस KCN इज एडेड टू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuSO4। जब KCN को हम लोग CuSO4 में डालते हैं तो ये कंपाउंड बन जाता है क्या, K2CuCN4, ठीक। अब यहाँ पे जो K2CuCN4 इसका नाम बोलेंगे क्या है, पोटेशियम टेट्रासाइनेडो क्यूपरेट। सबको पता है, नेमिंग सिखा चुका हूँ मैं। अब एज CN नेगेटिव्स आर स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स द कॉम्प्लेक्स इज़ वेरी स्टेबल। पहले तो हमने ये बता दिया कि क्या बन रहा है, ठीक है। अब CN नेगेटिव जो है वो कैसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हैं, तो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा। इट इज़ नॉट क्लियर्ड बाय H2S गैस व्हेन पास थ्रू द सॉल्यूशन एंड हेंस दस नो प्रेसिपिटेट ऑफ CuS इज ऑब्टेन्ड। बोल रहे जब H2S हम पास कराते हैं तो क्या होगा, जो सॉल्यूशन से जब H2S पास करा रहे थे तो
वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड होने की वजह से साइनाइड लीगेंड वो क्या नहीं करेगा, कॉम्प्लेक्स को टूटने नहीं देगा। कॉम्प्लेक्स टूटेगा नहीं तो क्या नहीं बनाएगा, प्रेसिपिटेट नहीं बनाएगा कॉपर सल्फाइड का। तो इसी वजह से क्या हो जाएगा आपका जो यहाँ पे प्रेसिपिटेट ऑब्टेन नहीं होता। कहने क्वेश्चन में पूछा क्या गया था कि प्रेसिपिटेट क्यों नहीं बनता H2S गैस डालने पे। ऑल्दो H2S गैस डालने पे हर कोई कंपाउंड जो कॉपर का होगा वो प्रेसिपिटेट बना देता है, ये नहीं बनाता क्योंकि इसके पास में साइनाइड CN जो है वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है जो कि क्या नहीं करने देगा, कॉम्प्लेक्स को अनस्टेबल नहीं होने देता, हाईली स्टेबल फॉर्म में बना के रखता है। और कॉम्प्लेक्स जब तक अनस्टेबल नहीं होगा तब तक वो प्रेसिपिटेट नहीं बनाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th जो हम कर रहे हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन में। डिस्कस द नेचर ऑफ द फॉलोइंग इन कोऑर्डिनेशन एंटिटीज अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से करना है, ये मैं पहले भी आपको क्वेश्चन दे चुका हूँ करने के लिए, तो आप लोगों ने किया था, मैंने डिस्कस नहीं किया है। आप यहाँ पे चेक कर लीजिए अपने आंसर्स को। कुछ फॉर्मेट पूछ रहा था एक बच्चा, तो वो फॉर्मेट भी देख ले भी कि कैसे लिखना है यहाँ पे। FeCN6 4 नेगेटिव, तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना होता है। इसका मैंने निकाल लिया, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, +2 आ गया। तो सबसे पहले आप नॉर्मल स्टेट में इसकी कन्फिग्रेशन लिखोगे, फिर +2 स्टेट में इसकी कन्फिग्रेशन लिखोगे इस तरीके से बना के, फिर बताओगे कि जो लीगेंड है वो वीक फील्ड लीगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है। हमें दिख रहा है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है तो पेयरिंग हो जाएगी। हम पेयरिंग करा के दिखा देंगे इलेक्ट्रॉन्स की। ये इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं, ये इसके पेयर्ड अप इलेक्ट्रॉन्स हैं पहले वाले। ठीक, ये वाली वेकेंट ऑर्बिटल है इसके पास में, और ये वाली वेकेंट ऑर्बिटल इसके पास में, ये वाली वेकेंट ऑर्बिटल, सॉरी ये 3 पहले वाले हैं, 2 इसके पास में वेकेंट अब रह गई थी। ठीक, तो ये 2 वेकेंट रह जाएंगी, तो और एक आगे की बनाएंगे जो जिसमें भी हो रही है हाइब्रिडाइजेशन, और कंप्लीट करके बता देंगे कि हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी D2sp3, और सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं तो डायमैग्नेटिक होगा। और क्या है, ज्योमेट्री भी बता सकते हैं कि ऑक्टाहेड्रल है, क्यों, क्योंकि उस पर 6 लीगेंड अटैच्ड है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आगे के पार्ट भी कंप्लीट कर सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो। और एक और चीज़, कोई पूछ रहा था कि हम लोग नोबल गैसेस के हिसाब से कन्फिग्रेशन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो आप। जैसे Fe है, Fe का नंबर 26 होता है, तो मुझे पता है मैं 26 को बार बार लिखने से बढ़िया क्या है, मैं क्या करता हूँ 18 का लिख लेता हूँ। 18 आर्गन फिक्स होता है, उससे आगे और बढ़ा दूंगा तो 4s2 3d6, 18 और 2 20 और 6 26 हो गया। तो आप इस तरीके से भी कन्फिग्रेशन को लिख सकते हो। अब Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिया, +3 आ गया। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन ये लूज़ कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन ये लूज़ कर देगा, 3d5 4s0 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद में फ्लोरीन जो है वो क्या है, एक वीक फील्ड लीगेंड है, तो क्या नहीं होगा, पेयरिंग तो होगी नहीं। पेयरिंग नहीं होगी तो क्या रह जाएंगे, जो 3d के 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं ऐसे ही रह जाएंगे। आगे के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो आगे की जो ऑर्बिटल्स हैं वीकेंड, वो इन्वॉल्व होंगी हाइब्रिडाइजेशन में। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा बन जाएगा, sp3d2। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। पैरामैग्नेटिक इसका कैरेक्टर हो गया बिकॉज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास में, और ऑक्टाहेड्रल इसका कैरेक्टर हो गया, क्यों, क्योंकि 6 फ्लोरीन इससे अटैच्ड है। तो आई होप सब चीज़ें फॉर्मेट वगैरह सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। थर्ड पार्ट का फॉर्मेट ये रहा, सॉल्यूशन ये रहा, देख सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। फोर्थ पार्ट ये रहा। ठीक है, अब चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला गया, व्हाट इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अ वीक फील्ड एंड अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या होती है, बताया था नोट्स जब बनवा रहे थे उसमें, अरेंजमेंट ऑफ लीगेंड्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ, उनकी फील्ड स्ट्रेंथ की इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। मतलब सबसे पहले वीक फील्ड लीगेंड, फिर स्ट्रॉन्ग, फिर उससे स्ट्रॉन्ग, ऐसे करके, तो उसको बोलते हैं दैट इज इंक्रीजिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी वैल्यू इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। उस सीरीज़ को हम लोग स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोल देते हैं। लीगेंड्स जिनके लिए स्मॉल वैल्यू होती है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की, उनको वीक फील्ड लीगेंड्स बोला जाता है। जिनके लिए बड़ी वैल्यू होती है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की, उनको स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड्स बोला जाता है। बस इतनी सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला गया है, बोला क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होती है और डेल नॉट की वैल्यू किस तरीके से डिसाइड करेगी कि डी ऑर्बिटल में जो कन्फिग्रेशन है वो कैसे होगा। वो ये सब कुछ सिखाया था जब आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ा रहे थे। तो जब बताया था कि जब इस तरीके से 5 ऑर्बिटल बनवाई थी और बताया था कि ये स्प्लिट हो जाती हैं T2g में और EG में। सपोज़ करो यहाँ पे चला गया T2g और यहाँ पे है EG, तो इन दोनों के बीच में जो एनर्जी का गैप होता था उसको ही तो हम लोग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बोलते थे। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की डिफाइन ये हो जाएगी। और पेयरिंग एनर्जी ही डिसाइड करती थी, पेयरिंग एनर्जी डेल नॉट की वैल्यू डिसाइड करती थी कि इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप होंगे या नहीं होंगे। एक बार पढ़ लेते हैं आंसर को। When ligands approach a transition metal ion, the d orbital is split into 2 sets. d ऑर्बिटल 2 सेट्स में स्प्लिट हो गए, एक की लोअर एनर्जी है और दूसरे की ज़्यादा एनर्जी है।
द डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन टू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। इन दोनों सेट ऑफ ऑर्बिटल्स के बीच की जो डिफरेंस होता है एनर्जी का, उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बोलते हैं। किसके लिए? ऑक्टाहेड्रल फील्ड के लिए। क्लियर इतना? अब पेयरिंग एनर्जी कैसे डिसाइड करेगी? अगर डेल नॉट की वैल्यू छोटी है, किससे? पेयरिंग एनर्जी से। हमने बोला था ना, अगर पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू बड़ी होती तो पेयरिंग नहीं होती। तो इसका मतलब क्या होगा? फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एक ईजी ऑर्बिटल में चला जाएगा। कन्फिग्रेशन क्या दे देगा? T2G3 EG1, देयर बाय फॉर्मिंग हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ऐसे लिगेंड जिनके लिए ये वैल्यू होती है उसको क्या बोलते थे हम लोग? वीक फील्ड लिगेंड बोलते थे। पेयरिंग नहीं होती थी ना वीक फील्ड लिगेंड के लिए। आगे क्या बोला? अगर डेल नॉट की वैल्यू बड़ी हो जाती है पी से, यानी कि पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू कम हो जाती है, तो बताया था पेयरिंग नहीं होगी। पेयरिंग किसके लिए नहीं होती? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स के लिए, सॉरी वीक फील्ड लिगेंड्स के लिए नहीं होती। तो यहाँ पे वही बताया, सॉरी उल्टा बोल गया मैं। डेल नॉट की वैल्यू ज़्यादा है, यानी कि पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू कम है, तो पेयरिंग होगी। पेयरिंग किसके लिए होती है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स के लिए होती है। तो कन्फिग्रेशन क्या बन जाएगा? T2G3 EG1 की जगह T2G4 हो जाएगा। और ऐसे फील्ड लिगेंड्स को क्या बोलते हैं हम लोग? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स बोलते हैं। ठीक है, क्लियर इतना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20। A solution of NiH2O6 2 positive is green, but a solution of NiCN4 2 negative is colorless. एक्सप्लेन कर देंगे इसे उसी बेसिस पे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी देखिए, NiH2O6 2 पॉजिटिव, निकल यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, कन्फिग्रेशन 3D8 है, यानी कि उसके पास में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, जो कि पेयर अप नहीं होते। क्यों? क्योंकि वाटर एक वीक फील्ड लिगेंड है। सो ये क्या हो जाएगा? ये कलर्ड हो जाएगा। हमने बताया था आपको TLF ब्लॉक में, जिनके पास में भी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं और उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करके और वो कलर्ड नेचर दिखा सकते हैं। इसी तरीके से NiCN4 2 नेगेटिव में, Ni फिर से किस स्टेट में? +2 के स्टेट में, जहाँ पे इसकी कन्फिग्रेशन 3D8 है, लेकिन साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो उसके 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेयर अप हो जाएंगे। पेयर अप हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स अनपेड नहीं बचे, विजिबल लाइट एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, इसीलिए क्या हो जाएगा? कलरलेस कंपाउंड बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। व्हाट इज़ मेंट बाय द शीलेट इफेक्ट? गिवन एग्जांपल। शीलेट इफेक्ट मैं आपको समझा चुका हूँ, पहले ही वहाँ पे बताया था। एक देख लेते हैं फिर भी एक बार। व्हेन अ डाइडेंटेट और अ पॉलीडेंटेट लिगेंड कंटेन डोनर एटम इन सच अ वे दैट व्हेन दे कोऑर्डिनेट विद द सेंट्रल एटम आयन a 5 or 6 membered ring is formed. This effect is called शीलेट इफेक्ट। शीलेटिंग लिगेंड्स पढ़ाए थे। ऐसे कोई भी लिगेंड्स जो क्या होते हैं, जब सेंट्रल एटम से अटैच होते हैं और वो क्या करते हैं, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो उस लिगेंड को या उसको क्या बोलते थे हम लोग? शीलेटिंग लिगेंड बोलते थे ऐसे लिगेंड को। और यही इफेक्ट जिसमें हमने बोला कि जो पॉलीडेंटेट डाइडेंटेट लिगेंड है वो कुछ इस तरीके से जुड़ गए कि उन्होंने एक रिंग बना ली 5 या 6 मेंबर की, तो उस इफेक्ट को ही हम लोग क्या बोल देते हैं? शीलेट इफेक्ट बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ईच ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स Fe जो है वो +3 स्टेट में है। मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ पहले आपको। अमंग्स द फॉलोइंग द मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस, इनमें जो दिया गया है उनमें कौन स्टेबल है ये बताना है आपको। सब में देखिए FeH2O6 3 पॉजिटिव, NH3 3 पॉजिटिव, C2O4 3 नेगेटिव, FeCl6 3 नेगेटिव। ठीक, यहाँ पे आपको सब में जो Fe है वो सब में +2 ऑक्सीडेशन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, लेकिन सब में देख रहे हो कि आप लोग मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं, लेकिन C2O4 जो है वो एक डाइडेंटेट लिगेंड है। और डाइडेंटेट लिगेंड होने के खातिर वो क्या करेगा? शीलेट रिंग्स बनाएगा और वो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है। कहीं पे भी डाइडेंटेट लिगेंड आपको क्वेश्चन में मिलेगा तो आप बोल दोगे कि वो ही सबसे ज़्यादा स्टेबल है। और कंपेयर करके कभी भी ऐसा नहीं होगा आपको कि क्वेश्चन में 2 डाइडेंटेट लिगेंड के ऑप्शंस गिवन हो, ऐसा नहीं मिलेगा। तो आप कभी भी स्टेबिलिटी छांटने के लिए बोलता है। मैंने बताया था आपको डाइडेंटेट में, फिर पॉलीडेंटेट में बताया था कि जितना बड़ा लिगेंड आप लेके आओगे उतनी ज़्यादा वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। इसलिए बीइंग अ डाइडेंटेट लिगेंड, ऑक्सीलेट जो है वो ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराएगा इस कॉम्प्लेक्स को, और इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। इतने क्वेश्चंस थे जो मैंने कवर अप कराए हैं आपको। बाकी ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये MCQs हैं, ये आप खुद कर सकते हो होमवर्क में। ठीक, इनका सॉल्यूशन कोई मैं दूंगा नहीं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आपको करना क्या है, बड़ी आसानी से कर सकते हैं आप। यहाँ पे बताना है कितने आयन्स ये बनाएगा, दैट मीन्स यहाँ पे चार्ज बता देना है इसका। यहाँ पे पूछा है कि हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कितनी होगी। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला सबको पता है, म्यू इज इक्वल्स टू n+2 ये होता है फॉर्मूला, ये लगा सकते हो। और इस वाले में ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो कोबाल्ट का। समझ में आया हो सब कुछ? तो लाइक करना वीडियो को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स, बाय बाय।